साथियों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कोल विद्रोह का जो नेता थे बुद्धू भगत, उसी का पूरा जीवनी को डिटेल से हम लोग जानेंगे। यानी कोल विद्रोह जो हुआ था ये 1831 में हुआ था। इसका महान नायक जो थे वीर बुद्धू भगत। ठीक, तो इसी की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। तो आप जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और नोटबुक और पेन लेकर ही बैठिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट बुद्धू भगत से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा उसको नोट करते हुए चलना है। तो बुद्धू भगत यानी कोल विद्रोह जो है, इसका एक कोट्स है कि आत्मसमर्पण करने के बजाय इन्होंने क्या किया था कि कोल विद्रोह के जो नेता बुद्धू भगत थे, इन्होंने क्या किया था कि आत्मसमर्पण करने के बजाय अपने तलवार से खुद सिर को धड़ से अलग करके शहीद हो गए थे। ठीक, तो इसी के बारे में जानेंगे वीर बुद्धू भगत का पूरा जीवनी, इसका जन्म कब हुआ था, यानी पूरा डिटेल्स से। तो इनका जो जन्म हुआ था वो रांची जिला में हुआ था। ठीक ना, तो 1831-32 के कोल विद्रोह के महान नायक वीर बुद्धू भगत का जन्म जो है 17 फरवरी 1792 ईस्वी को रांची जिला के ना चान्हो प्रखंड के सिलागाई गांव में हुआ था और एक उरांव आदिवासी परिवार में हुआ था। इतना तो पॉइंट एकदम नोट कर लेना कि इसका जन्म कब हुआ था। तो 17 फरवरी 1792 ईस्वी को रांची जिला के चान्हो प्रखंड के सिलागाई गांव में एक उरांव आदिवासी परिवार में हुआ था। प्राचीन काल से ही छोटा नागपुर क्षेत्र में जो है ना आदिवासी के बहुत से समुदाय आपस में मिलजुल कर शांतिपूर्वक रहते थे, प्राचीन काल से ही रहते थे। ठीक, इनका आजीविका जो ना मुख्य आधार खेती होता था। उरांव का जो है ना जनजाति का मुख्य आधार क्या होता था, खेती। वे जंगलों की सफाई कर बंजर भूमि को खेती लायक बनाकर उस पर खेती बाड़ी करते थे, अपना जीवन इस तरह से वो व्यतीत करते थे। उरांव के लोग क्या करता था, अपना यानी जंगलों को यानी साफ करके बंजर भूमि को खेती लायक बनाकर उस पर खेतीबाड़ी करते थे और अपना जीवन यापन इसी तरह से व्यतीत करता था। आदिवासियों के जीवन का जो है ना मध्यकाल में परिवर्तन आने लगा। आदिवासियों का जीवन में कब परिवर्तन आने लगा, मध्यकाल में। मुगल काल से बहुत से व्यापारी और अन्य लोगों का छोटा नागपुर के इलाकों में प्रवेश हुआ। मुगल काल में क्या हुआ, प्रवेश होना स्टार्ट, व्यापारियों का और अन्य लोगों का यानी बाहरी लोगों का, जिसको दिक्कू बोलते हैं। आदिवासियों का पर जो है ना शोषण शुरुआत यहीं से हो जाता है और आदिवासियों पर जो शोषण का स्टार्ट होती है यहीं से स्टार्ट हो जाती है, मुगल काल से ही। बंगाल में अंग्रेजी सरकार का स्थापना के साथ ही इनका आर्थिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो गया। आदिवासियों की प्राचीन भूमि व्यवस्था के अनुसार जो है ना जमीन का कोई मालिक नहीं होता था। आदिवासियों की जो प्राचीन भूमि व्यवस्था जो था उस टाइम, उसमें जो ना जमीन का कोई मालिक नहीं होता था और ना ही जमीन के लिए व्यक्ति विशेष को जमीन का पट्टा दिया जाता था और उस समय ना ही किसी व्यक्ति को जमीन का पट्टा दिया जाता था। इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं था। मालिक यानी क्यों खुद ही लोग क्या करता था, जंगल का इलाका का एरिया को यानी साफ करके वहाँ पे लोग खेती करता था। उस तरह से कोई मालिक नहीं होता, ना पट्टा देना पड़ता था, ना कोई टैक्स देना पड़ता था। आदिवासियों में राजा प्रथा का प्रचलन भी नहीं था और आदिवासी में राजा प्रथा का प्रचलन नहीं था। आदिवासी समाज में सब कुछ सामूहिकता और सहभागिता के सिद्धांत पर चलता था, लेकिन आदिवासियों के बीच राजा प्रथा का आरंभ होने और राजा के द्वारा जमीन के अस्थायी बंदोबस्त के कारण इस क्षेत्र में जागीरदार, जमींदार, महाजन का एक नया वर्ग सामने आया। और मुगल काल में उस समय से क्या हुआ, आदिवासियों के बीच क्या हुआ, जागीरदार, इस सब क्षेत्र में जागीरदार, जमींदार, महाजन, ये सब एक नया वर्ग का आना स्टार्ट हो गया। ठीक, इन सभी ने मिलकर क्या किया कि आदिवासियों का शारीरिक एवं आर्थिक शोषण करना प्रारंभ किया और यहीं से लोगों का क्या हुआ, शारीरिक और आर्थिक शोषण भी प्रारंभ कर दिया। इन लोगों के द्वारा जो है ना आदिवासियों के प्राचीन भूमि व्यवस्था को नष्ट कर दिया और प्राचीन का जो भूमि व्यवस्था थे लोग का उसी को नष्ट कर दिया। इन सभी ने आदिवासियों के भूमि को हथियाने के लिए निर्दयता, क्रूरता और हिंसा के तरीके अख्तियार किए। ठीक, इन लोगों ने आदिवासियों का जमीन हड़पने के लिए जो है ना निर्दयता, क्रूरता और हिंसा का रास्ता अपनाया और बाहरी लोगों के आगमन से ही जो है ना आदिवासियों का प्राचीन भूमि व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गया। इस तरह से बाहरी लोगों के आने से क्या होता है कि आदिवासियों का प्राचीन भूमि व्यवस्था जो है ना छिन्न भिन्न हो गया। इन बाहरी लोगों के आसपास के क्षेत्र से आने वाले किसान, व्यवसायी और व्यापारी थे जिन्हें ज़मीन की बेइंतहा भूख थी। लोगों को यानी किसान को, व्यवसायी को, व्यापारी को, इन सबको क्या था कि ज़मीन का भूख रहता था। इन लोगों ने आदिवासियों की भूमि हड़पने शुरू कर दी। बाहर से आने वाले नए लोगों ने राजा या उनके नाते रिश्तेदारों द्वारा दिए गए
जमीन के पट्टे के बल पर मुंडा और मानकियों को अपने शिकंजे पर जकड़ लिया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और आदिवासी स्वामियों को उनके ही जमीन से निकालकर बाहर कर दिया। इन बाहरी लोगों द्वारा राजा और उनके नाते रिश्तेदारों से जमीन का पट्टा लिखाकर आदिवासियों से हजारों एकड़ भूयरी जमीन ऐड़ी और उस पर अपना निजी स्वामित्व स्थापित कर लिया। तो भूयरी जमीन पहले किसको कहते हैं, यहाँ पे एक वर्ड आया भूयरी जमीन। तो भूयरी जमीन होता किसको है कि उरांव जनजाति जो है ना, जमीन पहले कैसे बनाता था, उरांव लोग क्या करते थे, जंगलों को साफ करके बंजर भूमि को खेती योग्य भूमि बनाता था। ठीक ना, तो उरांव की ही जमीन को भूयरी जमीन कहते हैं। तो भूयरी जमीन को हजारों बोला कि एकड़ भूयरी जमीन को क्या क्या स्वामित्व यानी निजी लोग यानी बाहरी लोगों ने स्थापित कर अपना यानी अपने अंडर में ले लिया। ठीक ना, भूयरी जमीन को मझियस जमीन में परिणत कर लिया। अब एक वर्ड आ रहा है मझियस जमीन। तो मझियस जमीन किसको कहते हैं कि जमींदारों की भूमि को मांझियस जमीन कहा जाता है। ठीक ना, याद रखना है। भूयरी जमीन क्या, तो उरांव की जमीन को, ये क्या क्या उरांव की जमीन को जमींदार अपने अंडर में ले लिया, उसी को मझियस भूमि यानी भूयरी जमीन को मझियस जमीन में परिणत करवा लिया। ठीक, इस प्रकार आदिवासी जमीन के मालिक से लगान देने वाले रैयत बन गया। और इस प्रकार आदिवासी क्या हो गया, जमीन के मालिक से मालिक था, उससे क्या बन गया, वो लगान देने वाला रैयत बन गया। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि पहले उन लोगों का कैसा जीवन यापन था और कैसे ज़मीन जो है उन लोगों का ज़मीन धीरे धीरे ज़मींदारों के हाथ में चल गया। ठीक, उसके बाद आगे जानते हैं, बोला कि अंग्रेज़ों के आने के बाद पूर्व ही छोटा नागपुर इलाके में भूमि संबंधी अशांति का बीज बोया गया। अंग्रेज बोला जैसे आया तैसे क्या हुआ कि अंग्रेज के आने से पूर्व यानी अंग्रेज के आने से पहले ही क्या हुआ था, छोटा नागपुर इलाके में क्या हुआ कि भूमि संबंधी अशांति बीज बोया गया। तब कैसे, उसी का डिटेल में जानेंगे। अंग्रेजों के आने के पूर्व ही छोटा नागपुर के इलाके में अशांति की बीज बोया गया। अंग्रेजों के आने से पूर्व क्या होता है, छोटा नागपुर में के इलाकों में भूमि संबंधी अशांति बीज बो दिए गए थे। 1765 ईस्वी में क्या होता है कि अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ ही छोटा नागपुर में बाहरी लोगों का प्रवेश और बढ़ गया। ठीक, 1765 में जैसे अंग्रेजी शासन लागू हो गया, उसी तरह छोटा नागपुर में बाहरी लोगों का प्रवेश और ज़्यादा बढ़ गया। अंग्रेज़ों के शासन में क्या हुआ कि भी आदिवासियों का कोई राहत नहीं मिला। अंग्रेज का जब शासन आया उससे पहले तो बीज बो दिया गया था, यानी बाहरी लोग दिक्कू लोग ये सब आया, तो उस वजह से क्या हुआ कि अंग्रेज धीरे धीरे भूयरी ज़मीन को मझियस भूमि में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन 1765 ईस्वी में जब अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ तो छोटा नागपुर में बाहरी लोगों का और प्रवेश बढ़ गया। वैसी स्थिति में तो फिर भी बोला कि अंग्रेजी शासन के आने से भी आदिवासी को कोई राहत नहीं मिला। अंग्रेज़ों ने भी छोटा नागपुर के राजाओं द्वारा लागू की गई जागीरदारी जमींदारी व्यवस्था को बरकरार रखा। अंग्रेज ने भी जो पहले से वहाँ पे जागीरदारी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था था उसको बरकरार रखा। आदिवासियों की पढ़ा और पारंपरिक भूमि व्यवस्था की अनदेखी की गई। अंग्रेजी शासन में आदिवासियों पर अनेक प्रकार का कर लाद दिए गए। जैसे अब अंग्रेज द्वारा जो है आदिवासियों पर अनेक प्रकार का कर लागू कर दिया गया। कैसे, अवकारी कर मतलब एक्साइज ड्यूटी। ठीक, यानी उत्पाद कर, यानी जो कि सामान अगर वो जंगल से कुछ लाते थे उसको अगर बेचने के लिए ले जा रहा है उस पर टैक्स लेता था। ठीक, यानी एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाने का जो बेचने के लिए तो उस पर टैक्स लेते हैं। अवकारी टैक्स, नमक कर, हड़िया कर, गृह कर, घर पे भी घर का भी टैक्स लिया जाता था उस समय। अवकारी कर में आदिवासियों पर अफीम की खेती करने हेतु ज़बरदस्ती दबाव बनाया गया। अवकारी कर में ही क्या हुआ कि आदिवासियों को अफीम की खेती के लिए ज़बरदस्ती उसको दबाव डाला जाने लगा। खेती नहीं करने पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। कर नहीं चुका पाने की स्थिति में इनकी ज़मीन को नीलाम कर दिया था। अगर टैक्स नहीं चुका पाता था ना उस समय इसका ज़मीन को क्या करता था, नीलाम कर देता था। इनके गाय बैल बकरी अनाज इत्यादि छीन लिया जाता था। और उस समय क्या होता था कि गाय बैल बकरी अनाज जो भी रहता था उसको छीन लेता था। आदिवासी स्त्री पुरुषों को जमींदारों जागीरदारों के घरों में काम करने के लिए बाध्य किया जाता था। आदिवासी स्त्री पुरुष को जमींदार और जागीरदार के घर में काम करने के लिए बाध्य करता था। पुलिस प्रशासन और सरकारी कर्मचारी सभी जमींदारों और जागीरदारों के पक्ष में काम किया करते थे। सूदखोरों का भी अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा था और भोले भाले आदिवासियों का ऋण का जाल फंसा और बंधुआ मजदूर बना लेते थे। और इसी तरह से क्या करता था, बंधुआ मजदूर बना लेता था। ठीक, तो इस तरह से क्या हुआ कि अंग्रेज के आने से पहले ही क्या हुआ था कि यहाँ पे
छोटा नागपुर में भूमि संबंधी अशांति ऐसे ही फैल गया था। आदिवासियों का अंग्रेजी कोर्ट कचहरी के नियम कानून नहीं पता था, और आदिवासी को क्या था कि अंग्रेजी कोर्ट कचहरी, क्योंकि सारा काम इंग्लिश में होता था, और यानी कोई भी जो नियम कानून इन लोगों को कुछ पता नहीं था। तो आदिवासियों का जो कोर्ट कचहरी का नियम कायदे इसका पता नहीं था। समय समय पर इन बाहरी लोगों द्वारा अदालत जहां उनकी तूती बोलती थी और उसी का सहारा लिया करते थे, और बाहरी लोग क्या करता था कि अंग्रेजी कोर्ट कचहरी का ही सहारा लेता था। वे अदालत में खुद को जमींदार और आदिवासियों को रैयत बतलाते थे, और इस तरह से खुद को जमींदार और आदिवासी को रैयत बताता था। उनके दस्तावेजी सबूत मुंडाओं के मौखिक बयानों पर और लिखित परंपराओं की तुलना में कारगर हो जाते थे। इस तरह से लोगों का क्या होता था कि दस्तावेजी सबूत जो है ना, मुंडाओं का मौखिक बयान और अलिखित यानी लिखित नहीं होता था, परंपरा की तुलना में कारगर होता था। न्यायालयों का भी हाल था कि वह मुंडारी खुटकट्टी कस के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे, और इन सब के बारे में न्यायालय तो कुछ जानता नहीं था। वहाँ के न्यायाधीश मुंडा भूमि प्रणाली और जमींदारी प्रथा के बीच का अंतर समझ नहीं पाते थे, और इस प्रकार क्या होता था कि भूमि संबंधी सभी फैसले जमींदार और जागीरदारों के पक्ष में होते थे। इस तरह से यानी कोर्ट कचहरी का नियम कानून इन लोगों को आदिवासी को नहीं पता होता था। इस वजह से क्या होता था कि सारा भूमि संबंधी फैसला किसके अंतर्गत आता था, जमींदार और जागीरदार के पक्ष में ही होता था। वीर बुद्धू भगत ने जमींदारों और अंग्रेजी सेना की क्रूरता देखकर बड़े हो रहे थे, और इस समय अब आता है वीर बुद्धू भगत के बारे में। ठीक, तो वीर बुद्धू भगत जो था, इनकी अंग्रेजी शासन और जमींदारों का जो क्रूरता था उसको देखते देखते बड़ा हुआ था। वीर बुद्धू भगत ने बचपन से ही जमींदारों और जागीरदारों, सूदखोरों और अंग्रेजी सेना की क्रूरता को देखा था, और यह सब देखकर ही वो बड़े हो रहे थे। उन्होंने देखा कि जमींदार और जागीरदार किस प्रकार गरीब आदिवासियों की मवेशी और तैयार फसलों को ज़बरदस्ती उठाकर ले आते थे। उस समय सोचो कि कितना दिक्कत हो रहा था, और गरीब गांव वाले के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता था। उनके घर अनाज के अभाव में कई दिनों तक चूल्हा तक नहीं जल पाता था, क्योंकि तैयार अनाज को ले जाता था, कोई टैक्स नहीं चुका पाया तो अनाज उठा के ले जाता था। ऐसा स्थिति होता था। शोषण देखकर बेचैन रहते थे बुद्धू भगत, और बालक बुद्धू भगत उस समय जो है ना, इस घोर शोषण को देखकर बेचैन रहते थे। वह घंटों कोयल नदी के किनारे बैठकर अंग्रेजों, जमींदारों और जागीरदारों के सूदखोरों को भगाने के बारे में सोचते रहते थे। वीर बुद्धू भगत बचपन से ही बहुत ही प्रतिभाशाली और गुणवान थे, इसलिए लोग उन्हें देवी शक्तियों का स्वामी कहते थे। वह हमेशा अपने पास एक कुल्हाड़ी रखा करते थे, और वह तलवार और तीर धनुष चलाने में भी निपुण था। यानी बुद्धू भगत तलवार और तीर धनुष दोनों चलाने में निपुण था, और हमेशा एक कुल्हाड़ी रखते थे, और साथ ही अच्छे घुड़सवार भी थे। वो उनमें अदम्य साहस और अद्भुत नेतृत्व करने की क्षमता भी थी। सिलागाई में कोल विद्रोह का नेतृत्व भी किया। पत्नी, बेटे और बेटियों ने जमींदारों और अंग्रेजी सेना को पस्त कर दिया था। तो बोला कि अंग्रेजी शासन और जमींदारों, जागीरदारों, सूदखोरों के विरुद्ध न जब 11 दिसंबर 1831 में तमाड़ से महान कोल विद्रोह की शुरुआत हुई। तो महान कोल विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तमाड़ से। तब वीर बुद्धू भगत ने सिलागाई समेत आसपास के इलाकों में विद्रोह का नेतृत्व किया, और वीर बुद्धू भगत और उनकी पत्नी बाल कुंदरी भगत, उसकी पत्नी कौन थी? बाल कुंदरी भगत, और उनके 3 बेटे हलधर, गिरधर और उदयकरण भगत तथा उनकी 2 बेटियां रुनिया और झुनिया के नेतृत्व में आदिवासी योद्धाओं ने जमींदार, जागीरदार और अंग्रेजों सेना को पस्त कर दिया था। तो उसके पूरा फैमिली में कौन कौन था? बुद्धू भगत, उसकी पत्नी बाल कुंदरी भगत, और उसका बेटा कितना सब था? 3 बेटा था और 2 बेटी। 3 बेटा कौन कौन था? हलधर, गिरधर और उदयकरण, ठीक, भगत, और रुनिया, झुनिया उसकी 2 बेटी थी। इन सब ने नेतृत्व यानी किया था, और मिलकर आदिवासी योद्धाओं ने मिलकर क्या कहता, जमींदार, जागीरदार और अंग्रेजी सेना को पस्त कर दिया था। वीर बुद्धू भगत और उनके 3 बेटे और बेटियों के खौफ से बहुत सारे जमींदार, जागीरदार, सूदखोर अपना सब कुछ छोड़कर छोटा नागपुर क्षेत्र से ही भाग गए थे। वीर बुद्धू भगत और उनके बेटे बेटियों ने अंग्रेजी सेना और जागीरदार, जमींदार और सूदखोरों को जान माल की बहुत क्षति पहुंचाई थी। ठीक, अब देखो कि गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण देकर योद्धा तैयार किया गया था। ठीक ना, अंग्रेजों ने बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए 1000 रुपये का इनाम घोषित किया था।
तो बोला कि वीर बुद्धू भगत द्वारा अपने दस्ते के योद्धाओं को गोरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिया था। बुद्धू भगत ने अपने दस्ते में जितना योद्धा था सबको गोरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिया था, जिसका फायदा उठाकर कई बार आदिवासियों योद्धाओं ने अंग्रेजी सेना को पस्त कर दिया था। वीर बुद्धू भगत के नेतृत्व में हजारों हथियारबंद योद्धाओं के विद्रोह से अंग्रेज सरकार और जमींदार जागीरदार कांप उठे और वीर बुद्धू भगत को पकड़ने हेतु 1000 का इनाम घोषित करना पड़ा लास्ट में। वीर बुद्धू भगत छोटा नागपुर के प्रथम क्रांतिकारी थे जिसे पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया गया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है झारखंड का प्रथम क्रांतिकारी कौन था जिसे पकड़ने के लिए 1000 का अंग्रेजों द्वारा इनाम रखा गया था, तो कौन होगा? वीर बुद्धू भगत। यह एक अनूठा चारा था जिसे मुखबिर और धन लोलुप को आकर्षित करने के लिए डाला गया था। इस तरह से क्या होता है कि अंग्रेजों द्वारा इस प्रकार प्रलोभन की यह पहली घटना थी, परंतु कोई भी इनाम के लालच में नहीं आया। वीर बुद्धू भगत की लोकप्रियता और नेतृत्व कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है। छोटा नागपुर में वीर बुद्धू भगत को प्रथम श्रेय जाता है कि उनके शीश के लिए अंग्रेजों ने पुरस्कार रखा था, यानी उसके सिर के लिए यानी उस पर इनाम रखा गया था। कालांतर में बिरसा मुंडा को भी पकड़ने के लिए, बाद में क्या होता है, बिरसा मुंडा को भी पकड़ने के लिए इनाम घोषित अंग्रेजों द्वारा की गई थी, लेकिन दोनों योद्धाओं का महत्वपूर्ण अंतर यह था कि वीर बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए के बारे में कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था, ध्यान देना, कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन जबकि बिरसा मुंडा को धन लोभन के द्वारा पकड़वा भी दिया गया था। ठीक, बिरसा मुंडा को धन लोभन में ही ना प्रलोभन दिया गया था, तो बिरसा मुंडा को इसीलिए पकड़वाया था, लेकिन उसमें वीर बुद्धू का जब समय चल रहा था उस समय इसको कोई पकड़वाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अजात शत्रु थे वीर बुद्धू भगत। वीर बुद्धू भगत आजाद शत्रु थे, जनमानस उनसे विलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वीर बुद्धू भगत की लोकप्रियता इतनी प्रबल थी कि चारों और बंदूकधारी सैनिकों से घिरे हुए अपने नेता वीर बुद्धू भगत को बचाने के लिए लगभग 300 व्यक्तियों ने वीर बुद्धू भगत के चारों ओर से घेर डाला था। घेरा डाले लोग अंग्रेजों की गोलियों को झेलते हुए गिरते जा रहे थे और वीर बुद्धू भगत अंग्रेजी सेना से पांव से बाहर होता जा रहा था। अपने नेता के लिए प्राणों की आहुति देने की स्पर्धा मानव शरीर की सुदृढ़ दीवार सिर्फ वीर बुद्धू भगत के लिए ही हो सकता है। वीर बुद्धू भगत जैसा महानायक इस धरती पर इना गुना ही जन्म लेता है। छोटा नागपुर में अब तक हुए आंदोलन में यद्यपि अनेक नेताओं और शहीदों का नाम आदिवासियों के बीच उभरा चमका है, किंतु वीर बुद्धू भगत को इन सब में श्रेष्ठ और शीर्षस्थ माना जाता है। ठीक, थक हार के लास्ट में क्या करता है कि अंग्रेजी सरकार ने बुद्धू भगत को पकड़ने का जिम्मा कैप्टन इम्पे को दिया, मगर वो भी विफल रहे। थक हार कर अंग्रेजों ने वीर बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए कैप्टन इम्पे को सौंपा और कैप्टन इम्पे ने इस बात की अच्छी तरह से जानते थे कि वीर बुद्धू भगत को पकड़ना इतना आसान नहीं था। कैप्टन इम्पे ने वीर बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए अपनी सारी शक्तियां झोंक दी, लेकिन वह वीर बुद्धू भगत को पकड़ नहीं सके। अंग्रेज गुप्तचरों के सेनाओं के आधार पर जब अंग्रेज सैनिक अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचती उन्हें घेर पाते, इससे पहले ही वीर बुद्धू भगत अपना कार्य पूर्ण कर जंगलों और झाड़ियों में खो जाते थे। कुछ पता भी नहीं चल पाता था कि वह किस गति से, किस मार्ग से और किस प्रकार एक क्षण एक जगह तो दूसरे क्षण किसी दूसरे जगह पे पहुंच जाते थे। उनकी यही चपलता, क्षिप्रता और कार्यकुशलता के कारण ग्रामीणों को आभास हो गया कि उन पर दैवीय शक्ति का वास है। क्योंकि वीर बुद्धू भगत को जंगल और पहाड़ और बिहड़ों के मार्गों में अच्छा ज्ञान था और साथ ही वीर बुद्धू भगत का व्यापक जन समर्थन भी प्राप्त था। उसको हर घर हर झोपड़ी उन्हें वोट देने को तत्पर रहते थे। यही कारण था कि अंग्रेजों के लाखों प्रयत्न करने के बाद भी तथा अपनी संपूर्ण ताकत झोंकने के बाद भी वीर बुद्धू भगत को पकड़ ना सके थे। अंग्रेजों को बाहर से बुलाने पड़े थे सैनिक, और ऐसी स्थिति में लास्ट में क्या करना पड़ा, परेशान होकर अंग्रेज सरकार ने क्या किया, वीर बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए बाहर से सेना बुलाने का फैसला लिया। 18 जनवरी 1832 के अंत तक छोटा नागपुर के बाहर से सैनिक बलों को आना प्रारंभ हो गया और 25 जनवरी को कैप्टन विल्किंसन के पास 200 बंदूकधारी 50 घुड़सवारों का एक दल मित्रभान सिंह के नेतृत्व में आया और टेकारी के महाराजा मित्रजीत सिंह ने कैप्टन विल्किंसन को 300 बंदूकधारी और 200 घुड़सवार दिए और महाराजा मित्र अजीत सिंह के भतीजे विशुन सिंह ने 150 बंदूकधारी और 70 घुड़सवार भेजे। खान बहादुर खान ने 300 सैनिक दिए। इस प्रकार यानी इसके अलावा अंग्रेज सरकार ने बंगाल के बैरकपुर से एक रेजिमेंट पैदल सैनिक
दमकल से 1 ब्रिगेड घुड़सवार तथा तोपखाने तथा मिदनापुर से 300 पैदल सैनिक भेजे। सोचो कितना सारा इंतजाम करना पड़ा अंग्रेजों को। बनारस और दानापुर से भी अतिरिक्त सैन्य बल बुलाना पड़ा था। अतिरिक्त सैन्य बल और घुड़सवार दस्ते के आने से परिस्थितियां बदलने लगी। फरवरी के प्रथम सप्ताह तक छोटा नागपुर की धरती अंग्रेजी सैनिकों और घुड़सवार दस्तों अंग्रेजी अफसरों से भर गया। सोचो कि एक आदमी पकड़ने के लिए कितना मेहनत करना पड़ रहा था उसको। आत्मसमर्पण करने के बजाय अपनी तलवार से खुद का सिर धड़ से अलग करके शहीद हो गए थे। तो 13 फरवरी 1832 को कैप्टन इम्पे ने 4 कंपनी पैदल सैनिक और घुड़सवार दस्ते के साथ सिलगाई गांव को घेर लिया। वीर बुद्धू भगत, उनकी पत्नी बालकुंद्री भगत, अपने छोटे भाई उदयकरण भगत, अपने दोनों बेटियां रुनिया झुनिया और अपने भाई भतीजे समेत सैकड़ों वीर योद्धाओं ने मिलकर अंग्रेजी सेनाओं से कड़ा संघर्ष किया और उनकी वीरता पूर्वक लड़े। दोनों ओर से भीषण युद्ध भी हुआ, लेकिन उनके तीर तलवार अंग्रेजों के बंदूक के आगे ज़्यादा देर नहीं टिक सका। इस लड़ाई में वीर बुद्धू भगत, उनकी पत्नी बालकुंद्री भगत, उनके छोटे बेटे उदयकरण भगत, उनकी दोनों बेटियां रुनिया झुनिया, उनका भाई भतीजे समेत सैकड़ों योद्धा वीरगति प्राप्त हो गए। ठीक, वीर बुद्धू भगत को अंग्रेज सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया और उसे आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन वीर बुद्धू भगत को गुलामी करने से ज़्यादा मरना पसंद था। उन्होंने क्या किया कि आत्मसमर्पण करने के बजाय तलवार से खुद की सिर को धड़ से अलग कर दिया और शहीद हो गए थे। तो ये था वीर बुद्धू भगत का पूरा जीवनी, कैसे उन्होंने अंग्रेज़ों के पसीने निकाल दिए थे, यानी खुद की कुशलता की वजह से, यानी इसे पकड़ नहीं पाया था। और यही झारखंड के प्रथम योद्धा थे जिसे कि पकड़ने के लिए 1000 का इनाम भी रखा गया था सरकार द्वारा, फिर भी इसे नहीं पकड़ सका था। तो ये था आज का टॉपिक। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर से हम लोग नए टॉपिक्स के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहो, देखते रहे आर्या सक्सेस मंत्रा का वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद।